ओके। बच्चा वाटी पंचायती राज, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। अभी फेडरल गवर्नमेंट में तीन लेवल्स होते हैं। एक हो गया भाई साहब आपका क्या, फेडरल गवर्नमेंट में तीन लेवल्स होते हैं। एक हो गया आपका सेंट्रल लेवल पे, एक हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक हो गया आपका विलेज लेवल पे। तो देयर आर डिफरेंट थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपके विलेज लेवल पे कौन सा लेवल है, आपका पंचायती राज। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑल हर्ड अबाउट पंचायती राज। ठीक है, तो गांव में ये होता है, we looked at the functioning of the state government in your class 8 book, and this year we will read more about the central government. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. तो अभी देखो, कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हैं। अभी महाराष्ट्र के किसी गांव में, एक छोटे से गांव में क्या प्रॉब्लम है, शायद पार्लियामेंट में कोई इसको ना समझ पाए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब इसीलिए आपका पंचायत लेवल है, इसीलिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और इसीलिए आपका सेंट्रल लेवल है। ठीक है, आपके घर में पानी नहीं आएगा तो आप मोदी जी को तो फोन नहीं करेंगे, है ना। सो यू विल हैव टू बेसिकली अप्रोच द सिस्टम्स, और इसी सिस्टम्स को अपन क्या बोलते हैं, दीज सिस्टम्स आर नोन एज फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, जहां पे डिवीजन है गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड देन वी हैव विलेज लेवल। ठीक है, ओके। Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. Okay? While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues. ठीक है, तो हर एक स्टेट आपका enjoys autonomy on exercising powers on certain issues. ठीक है, अलग अलग issues में they exercise power. Okay? Subjects of national concern require that all of these states follow the laws of central government. जितने भी नेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन एक नेशनल सब्जेक्ट है, डिफेंस एक नेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्ड दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स, सारे जितने भी स्टेट्स हैं, फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फाइनेंस, ठीक है, तो ये सारी चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, स्टेट गवर्नमेंट को वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी से ऑफ इट्स ओन। लेट लेट तो जितने भी इश्यूज हैं आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वही स्टेट गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आर बी क्लियर। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। तो आपका यूनियन गवर्नमेंट है और आपका क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। इसको लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे गवर्नमेंट का डेफिनेशन होता है।
डन डन। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो डिविजन है, आपका एक है यूनियन गवर्नमेंट का और एक है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट किस लेवल पे होती है? सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। जैसे अभी यूनियन गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है। दिस इज बेसिकली एट स्टेट लेवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दिए। ज्यादा करके जितने भी ऐसे इश्यूज होंगे जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, डिफेंस, ये सब नेशनल है, ठीक है, दीज आर नेशनल इश्यूज। तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट हैव इट्स ओन पॉलिसीज, ठीक है, इट हैज टू फॉलो द यूनियन, ये यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बाय डिफॉल्ट जो भी यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस have or decisions on issues of national importance are taken by the union government and the state government has to by default follow the laws. लेकिन कुछ अलग अलग मुद्दे भी हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कैन हैव इट्स ओन ऑटोनॉमी, उसका खुद का वो चला सकता है, ठीक है। ओके, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, दो टाइप के लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट देखेगा, और स्टेट लिस्ट में वो सारे मुद्दे हैं या वो सारे पोर्टफोलियोज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, ठीक है। इट हैज गॉट अ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों का, ठीक है। ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट देखेगा, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, और कॉन्करेंट मतलब दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन जो है। इसको लिख लीजिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो आप देखो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट और कॉन्करेंट दोनों भी रहेगा। Clear? Are we clear? Okay, okay, okay. In addition, the constitution also specifies whether each tier of government can get the money from for the work that it does. तो कहां से पैसा है? देखो, किसी भी काम को, कि कोई भी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारा वेलफेयर, ठीक है, हमारा वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है। अभी इस वेलफेयर को करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं। कहीं पे लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, कहीं पे आपका ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, कहीं पे रोड्स को, कहीं पे पानी का लेआउट, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का लेआउट। इस सब में खर्चा तो होने वाला है, फिर पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है। तो इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये भी बताता है कि कहाँ से कौन सा गवर्नमेंट कौन सा फंड यूज कर सकता है, ठीक है। फंड्स कहाँ से आएंगे, ये फंड्स जो है वो कैसे एलोकेट होंगे, आप जो टैक्स पे करते हैं वो कैसे एलोकेट होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सो इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइड वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क इट डज। तो कहां से पैसा आएगा, जो भी काम करवाना है वो काम के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा ऑब्वियसली हमारे टैक्स से आएगा। गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो तो ऑब्वियसली अपने पैसे से नहीं भरेंगे, तो हम लोग जो काम करते हैं और हमारा जो टैक्स बनता है हमारे सैलरी पे, जीएसटी पे, जो गुड्स हम परचेज करते हैं, इस पे जो टैक्स कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है, ठीक है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के अलग सब्जेक्ट्स है, यूनियन गवर्नमेंट का अलग वेलफेयर का स्कोप है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग वेलफेयर का स्कोप है। तो ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। इसको लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज where each tier of government, ठीक है, क्लियर, ओके। तो लोकल जो गवर्नमेंट है वो म्यूनिसिपैलिटी
ठीक है, और पंचायत से बनी हुई होती है। लोकल गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत। इसको लिख लीजिए। थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में, यूनियन, स्टेट और लोकल में, एक होता है आपका म्यूनिसिपैलिटी और एक होता है आपका पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी कहां पे होता है? शहरी इलाकों में। जैसे आप आते हैं किसके अंडर? एनीवन? हाँ, आप लोग किसके अंडर आते हैं? गांव के एक शहर, और इसका नाम क्या है जिस कॉर्पोरेशन के आप अंडर आते हैं? हाँ, लेकिन उसका नाम क्या है? पीएमसी, पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आप आते हैं। ठीक है, यू कम अंडर पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप देखोगे ये जो आपके कचरों की गाड़ी होती है, देखो उसमें लिखा रहता है ऊपर पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो कचरों की गाड़ी होती है या जो गाड़ी उठाने आते हैं, ये जो भी आपकी गाड़ियां होती हैं जिससे कचरा इकट्ठा होता है, उसमें सब में पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा। और जो देखो वो एक बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है जिसमें नाली साफ किया जाता है, वो लोग उसको डालते हैं, उसमें भी लिखा रहेगा देखो पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जितना भी आपका ये कामोठे का एरिया है, दैट फॉल्स अंडर पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल होती है, नगर पंचायत होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के अंडर क्या क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल और नगर पंचायत। यहाँ पे आपके जो हेल्थ की चीजें हैं वो भी ध्यान में आता है। अभी जैसे देखो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत है, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत है और विलेज पंचायत। ठीक है, दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत। ठीक है, डन डन डन। ओके, under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. ठीक है, तो states are not merely agents of the federal government, मतलब ऐसा नहीं है कि states हमेशा सिर्फ जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है उसके अंडर ही काम करेगी। ठीक है, बट ड्रॉ द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स गवर्नमेंट की भी अपनी अथॉरिटी होती है, अपने ही नियम कानून होते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने नियम कानून होते हैं और उस पर पूरी उनकी अथॉरिटी होती है। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा किस टाइप का गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब थ्री टायर गवर्नमेंट है। थ्री टायर गवर्नमेंट मतलब आपका सेंट्रल लेवल पे एक, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक, और थर्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या विलेज लेवल पे, जिसको हम विलेज पंचायत भी बोलेंगे या म्यूनिसिपल पंचायत भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके तीन टाइप ऑफ, सारे जितने भी हम हैं वो हम सब इन तीन गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। आप देखोगे आपके इलेक्शंस जो होंगे वो इन तीन गवर्नमेंट के उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने के लिए होंगे। ठीक है, इलेक्ट करने के लिए होंगे। आप देखोगे अभी तो इलेक्शन हुआ, फिर से क्यों इलेक्शन हो रहा है? तो पहला वाला इलेक्शन हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, दूसरा वाला इलेक्शन हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, तीसरा वाला इलेक्शन हो सकता है विलेज पंचायत का इलेक्शन। इन सब के इलेक्शन भी अलग अलग होते हैं, इन सब के पावर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब के जो पोर्टफोलियोज हैं वो अलग अलग है, और इन सब ये सब जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके अंदर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, दे मेक द पॉलिसीज एंड दे मेक द पॉलिसीज ऑन द पोर्टफोलियोज ऑन विच दे हैव अ राइट। ठीक है, ओके। When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchisee, see AK Iyer, a member, remarked this was that. अच्छा, universal adult franchisee मतलब क्या होता है? Anyone? This is not the first time that you're hearing this word. You must have, हाँ, राइट टू वोट। यूनिवर्सल मतलब सबको। ठीक है, अडल्ट मतलब यहाँ पे हम 18 प्लस बोलते हैं। ठीक है, एनीबडी हु हैज अक्वायर्ड 18 प्लस इयर्स ऑफ एज हैज द राइट टू वोट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, एनीथिंग। ठीक है, दे विल हैव एंड वन राइट, वन पर्सन वन वोट। ठीक है, वन पर्सन वन वोट, ऐसा चलेगा बस, वन पर्सन वन वोट। Are we getting this? When the Constitution Assembly adopted the principle of universal adult franchising, ये डेमोक्रेसी का पहला नियम है जो सही सही इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको आप इलेक्ट कर रहे हो, उन्हीं का इलेक्शन या सिलेक्शन सही सही नहीं हुआ रहेगा,
तो बाकी का प्रोसेस डगमगा जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वी परफॉर्म द इलेक्शंस एट देयर बेस्ट, ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। So, with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment, promote the well-being, the standard of life, the comfort, and the decent living of the common man. तो इन्होंने एक बोला है कि ये हमारा सबसे पहला चीज है जिसको हमको ठीक से सेटअप करना है, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आर बी क्लियर व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? द फोटो बिलो शोज पीपल स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, ये कास्ट कर रहे हैं अपना वोट। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो हमारा पहले हमने देखा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ऑब्वियसली इलेक्शन होता है। आपके क्या क्या टायर्स है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेज गवर्नमेंट, जिसको या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं वो कैसे आते हैं, जो इस गवर्नमेंट को चलाते हैं, इन तीनों गवर्नमेंट्स में लोग कैसे इनका चयन होता है, how are they selected? So there are elections that are actually performed, or there are elections that are conducted at these three levels every time, ठीक है, clear? Okay, so the constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens। ये गारंटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये गारंटी कर रहा है क्या, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। अगर आपने किसी को वोट देने में बाधा दी तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने किसी को वोट नहीं देने दिया तो यू देयर विल बी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट यू, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है, इस राइट से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अच्छा समझिए, मैं बहुत ओल्ड हूँ, आई एम वेरी ओल्ड एंड आई कैन नॉट वॉक अप टू अ पोलिंग बूथ। मैं पोल देने के लिए, मतलब अपना वोट देने के लिए घर से भी नहीं निकल सकता, इतनी मेरी हालत खराब है। तो अब मेरा वोट कैसे लेंगे आप? मैं तो वोट नहीं दे पाऊंगा ना। हाउ विल यू डू इट? मेरा तो फिर राइट उल्लंघन हो गया। मैं एक इंडियन सिटीजन, मेरे वोट की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने ली थी, लेकिन मेरा वोट कास्ट नहीं हो रहा है। मेरा तो फिर तो आप कैसे मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बोलो? इलेक्शन कमीशन को आपके घर में रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना पड़ेगा वोटिंग मशीन लेकर। दे हैव टू सेंड इट टू यू, ठीक है। इसके पहले जब इलेक्शंस हुआ था तो आसाम में कोई बहुत पहाड़ के ऊपर रहता था, तो अभी उसका नीचे उतरना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम पॉसिबल था। बाकायदा लोग गए, हाथी पे चढ़कर गए उनके पास और उनका वोट कास्ट करवाया, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज डन। इफ यू रिपोर्ट दैट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ योर होम्स, अगर ऐसा कुछ है तो आपका वोटिंग मशीन वहां पे लिया जाएगा और आपका वोट लिया जाएगा। दैट इज हाउ इट इज डन, ठीक है। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अश्योरिंग यू दिस राइट। हमारा संविधान, आज बाबा अम्बेडकर जयंती है, who is considered to be the pioneer in framing the constitution of India, ठीक है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमको गारंटी करता है, इस राइट का उल्लंघन कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकता, कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स, इसको लिख लीजिए। डन डन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सिटी, गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन की,
ठीक है। आप अगर सामान कोई लेकर आते हैं कहीं से भी और उस पर गारंटी होता है और वो सामान खराब हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? तो गारंटी पीरियड में अगर वो है तो आप उस सामान का रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकते हैं, उस सामान का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिटर्न करके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर वो गारंटी पीरियड में खराब हुआ है, ठीक है। तो वैसा ही हमारा गारंटी, हमारा ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, एवरी पर्सन हैविंग द राइट टू वोट, इसकी गारंटी कौन लेता है? इसकी गारंटी लेता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी लेता है। when they were making the constitution, the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, मासेस फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो जब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो रहा था, व्हेन वी वर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वाज स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों पे बहुत सारा अत्याचार हुआ है, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे अट्रॉसिटीज हुए हैं। तो इस अट्रॉसिटीज में हमारी तैयारी हो गई थी, ठीक है, कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसमें सबको समान अधिकार होगा वोट देने के लिए, ठीक है। दैट वाज देयर बिकॉज हमारे ऊपर कोई ऐसा रूल कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट which was neither selected nor elected by us, ठीक है। So they had been for a very long time committing atrocities on us. So we decided on the basis of these atrocities that were committed for a very long time that now we will form a government in which our voting rights first of all will be accepted so that we can select a legitimate form of government. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। This would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional, ठीक है, कास्ट, ठीक है, कास्ट रिलेटेड हमारे समाज, सब समाज में ही होता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें वैसा बहुत डिविजन्स था और जनरली हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, ठीक है, बहुत सालों से उत्पीड़न चलता रहता था, ठीक है। दे वर मेड टू डू थिंग्स दैट दे वर नॉट सपोज, मतलब हमने मान लिया, देखो कोई ना कोई तो साफ सफाई का काम करेगा, लेकिन क्योंकि आप शूद्र हैं तो आप ही साफ सफाई का काम करेंगे, ये सोचना गलत है, ठीक है। तो हमारे हायरार्की में ये प्रॉब्लम है, काम से प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई टीचिंग का काम करेगा, क्यों ही एक शूद्र टीचिंग का काम नहीं कर सकता, या क्यों ही एक ब्राह्मण साफ सफाई का काम नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने जो है काम का जो विभाजन है वो कैसे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम विच इज रॉन्ग, ठीक है, ओके। क्लास, क्लास मतलब कोई रिच क्लास में है, कोई पुअर क्लास में है, ठीक है, क्लास, जेंडर हायरार्कीज, ठीक है, जेंडर हायरार्कीज, ये सारे आपके डाइल्यूट हो जाते हैं किसमें, किसमें, आपके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में। आप जब गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, यू आर अ वोटर, दैट्स ऑल, यू आर नॉट एनीवन हु कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, व्हाटएवर, ठीक है, ओके। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. इसी direct role को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his or her social background can contest in elections, ठीक है, जो भी सोशल बैकग्राउंड हो। लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्शन देने वालों की, मतलब वोट देने वालों की। अभी हम बात करेंगे किसकी, वोट लेने वालों की, ठीक है। सो कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। एनीबडी कैन एक्चुअली कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस, पार्टी जिसको टिकट देगी, या तो कोई इंडिपेंडेंटली भी खड़ा हो सकता है, एनीबडी कैन एक्चुअली स्टैंड अप फॉर इलेक्शंस और कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली एज वेल। जरूरी नहीं कि आप किसी पार्टी के उम्मीदवार बन के ही इलेक्शंस में उतरें, आप खुद एक निर्दलीय उम्मीदवार के भी इलेक्शंस में उतर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे समझ लो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सुन लिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो मैंने समझ लो कामोठे में बहुत काम किया है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं, ठीक है। आई एम नॉट अलाइंड विद एनी पार्टी, बट आई हैव डन वर्क फॉर पीपल, ठीक है, जस्ट फॉर द, मुझे सोशल काम करना अच्छा लगता है और मैंने लोगों के लिए काम किया है, लोग मेरे को हाई एस्टीम में रखते हैं। तो लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया आप इतना काम कर रहे हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट करते। अभी मैं अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता हूँ, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी आई कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस, इसको निर्दलीय उम्मीदवार बोलते हैं, ठीक है। सो आप बिना किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हुए भी एज अ निर्दलीय उम्मीदवार
इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, पार्टी का टिकट मतलब अगर पार्टी आपको टिकट दे रही है, पार्टी समझती है कि आप अच्छे लीडर हैं या लोगों में आपका एक 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 रिस्पेक्ट है और लोग आपको जानते हैं, तो पार्टी आपको टिकट दे सकती है, आप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं। वरना आप निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ठीक है, तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, दे आर अकाउंटेबल टू पीपल। नाउ व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? मैंने काम किया, मैंने लोगों में रिकॉग्नाइज हुआ, आप लोग सब ने मुझे वोट देकर जिताया, अभी मैं आराम कर रहा हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो अभी आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? सो इन द नेक्स्ट इलेक्शंस यू आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर मी। ठीक है, ये एक हो गया। और उसके पहले भी पार्लियामेंट में भी मेरे ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, क्या हुआ, आपने ये वादा किया था, आपने नहीं किया, आपने कोई डेवलपमेंट आपके रीजन का किया ही नहीं। ऐसे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे मेरी जो इमेज है वो गिरेगी। ठीक है, हो सकता है 5 साल भी मैं रूल ना कर पाऊं, उसके पहले ही मेरी सरकार गिर जाए या मुझे निकाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो हम अकाउंटेबल हैं, ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक बार इलेक्शन जीत लिया तो जीत लिया। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, बिकॉज दे हैव इलेक्टेड अस, they have elected us thinking that we will be solving their miseries and problems, and if we are not doing that, and if we are not making any attempts to solve that, then obviously they will, the constitution has a ways and means to punish us. Okay, okay. Separation of powers. According to the constitution, there are three organs of the state. These are the legislature, the executive and the judiciary. ठीक है, legislature कौन होता है? जिनको हम इलेक्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जिनको हम इलेक्ट करते हैं, चाहे वो आपके यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, और चाहे आपके विलेज लेवल पे हो। दीज आर पीपल हुम वी इलेक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एनीवन? कौन? फिर भी एग्जांपल्स? पुलिस, पुलिस इज एग्जीक्यूटिव। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाँ, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, पुलिस, ये जितना भी आपका गवर्नमेंट का फोर्स है, गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। दे एंश्योर दैट वॉट एवर डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जैसे आरबीआई, आरबीआई में जितने लोग काम करते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, लेजिस्लेचर ने जो भी डिसीजन लिया रहेगा, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और क्या है आपका? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब लॉज। ठीक है, जुडिशरी मतलब आपके जज, कोर्ट्स, लॉयर्स, ऐसा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। ठीक है, जुडिशरी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, तो उस केस को भी जुडिशरी एंटरटेन करेगी। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाना होगा या गवर्नमेंट को फाइन लगाना होगा या गवर्नमेंट में से किसी को पनिश करना रहेगा, तो भी जुडिशरी एक्शन ले सकती है। जुडिशरी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ दीज बॉडीज। ठीक है, और इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अगर गवर्नमेंट से शिकायत है तो हम किसके पास जाए? ठीक है, तो दिस इज द door on which we are supposed to knock if things at a legislature level are going wrong, because judiciary constitution को पूरा पूरा फॉलो करेगा। ठीक है, सारे डिसीजंस उनके एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आपने सुना होगा, और जुडिशरी का कोई लिमिट नहीं है, मतलब उन लोगों को कभी भी काम करना पड़ता। अभी अभी आपने सुना रहेगा कि देयर इज अ टेररिस्ट कॉल्ड राणा हु हैज बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कनाडा टू इंडिया। ठीक है, एंड सॉरी यूएस टू इंडिया, वहां पे उन्होंने जेल टर्म सर्व किया, अभी यहाँ पे आए। ही वाज इन्वॉल्वड इन 2611 अटैक्स। ठीक है, नाउ जुडिशरी इज बेसिकली उनका केस चल रहा है ट्रायल पे, और अभी उस दिन जैसे ही उनको लाया गया, तभी से केस चालू हो गया। शाम को 7:30 बजे केस चालू हुआ। आप बोलेंगे कि यार 7:30 बजे तो दफ्तरें बंद हो जाती है, ऑफिस क्लोज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशरी उस टाइम पे भी केस चालू करेगी। ठीक है, जैसे कसब का जब इसके पहले बहुत सारे केसेस हुए थे, जब रात के 1-2 बजे तक केस चल रहा है। ठीक है, 1-2-3-4 बजे तक केस चल रहा है। तो जुडिशरी इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। दीज आर
Done, done. Okay. The legislature refers to our elected representatives. Legislature में कौन है? हमारे elected representatives हैं. ठीक है? Okay. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. ठीक है? District magistrate, district collector, आपके IG, पुलिस के IG, ये सब आपके executive में आ जाते हैं. ठीक है? Okay. And the judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in the country. ठीक है? तो ये आपके 3 divisions हो गए गवर्नमेंट के. In order to prevent the misuse of power by any one branch of the state, the constitution states that each of these organs should exercise different powers. तो आपका अलग अलग organs अलग अलग powers exercise करेंगे. ठीक है? जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेशंस कोर्ट. ठीक है? आपके स्टेट लेवल पे होता है हाई कोर्ट और आपके नेशनल लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट. तो हर एक विंग का अलग अलग है. देखो, ठीक है? जैसे आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच अगर हम देखेंगे, जैसे आपने देखा कि 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका विलेज या पंचायत लेवल गवर्नमेंट. फिर एग्जीक्यूटिव में भी ऐसा ही होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड. तो आपके अलग अलग ऐसे सबके अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं. ठीक है? To this, each organ acts as a check on the other organs of the state, and this ensures that the balance of power between all three. ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है. मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एमएलएस. द एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग, ऐसा हो सकता है वैसे. ठीक है? तो इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर. हो सकता है कि भाई जो लोग आईजी हैं, पुलिस में हैं, वो अपना ही तानाशाही कर रहे हैं. ठीक है? और वो अपना ही कुछ कर रहे हैं और दे आर इग्नोरिंग द मेंबर्स. ठीक है? इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर. तो ये लेजिस्लेचर उनको कंट्रोल करेगा. लेजिस्लेचर विल एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन दैट. ठीक है? ओके. द असेंबली देयरफॉर इंक्लूडेड a number of provisions in the constitution to limit and control the action taken by the executive branch of a government as a. तो आपके एग्जीक्यूटिव जो हैं वो मिनिस्टर्स के अंडर काम करेंगे, वो लेजिस्लेचर के अंडर काम करेंगे. तो इंडिपेंडेंटली कोई भी ऐसा डिसीजन लेकर और लेजिस्लेचर को ना ओबे करके ऐसा कोई काम वो नहीं कर सकते. दे विल हैव टू गो बाय द लॉ एंड ओबे द लेजिस्लेचर. दिस इज स्पेसिफिकली डन टू कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. हो सकता है ना, जो अगर पुलिस में है वो लोगों पे गुंडागर्दी करता है. ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर लेजिस्लेचर है. वो लोग आपको वैसा बर्खास्त कर देंगे, वो लोग आपका नौकरी ले लेंगे. ठीक है? सो दीज आर थिंग्स दैट माइट हैपन. ओके. The photo shows members of the Constituent Assembly deep in discussion. The word state is often used in this chapter. This does not refer to state governments. ये आपके नेशन के ऊपर है. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from the government. ठीक है? The government or state. Government is responsible for administering and enforcing laws. ठीक है? The government can change with elections. The state refers to a political institution that represents a sovereign people who occupy a different territory. अभी स्टेट आपका जैसे महाराष्ट्र स्टेट भी हो सकता है और पूरे इंडिया को भी हम स्टेट बोल सकते हैं. ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड अ स्टेट. ठीक है? वी कैन दस स्पीक ऑफ इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा, ऐसा भी बोल सकते हैं, या महाराष्ट्र एज अ स्टेट ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है? जस्ट राइट दीज टू डिफरेंस प्लीज फटाफट.
डन डन। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट। स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम पढ़ते हैं भाई साहब। द इंडियन स्टेट एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। इसको भी लिख लीजिए। द इंडियन स्टेट एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे स्टेट में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे इलेक्शंस होते हैं, जहां पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पे एक फेडरल सिस्टम है, और सारे जो भी काम होते हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। और गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव क्या है भाई साहब? आपका एक पार्ट है स्टेट का। ठीक है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट। ओके। फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? ठीक है। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम हमारा एक फंडामेंटल राइट है, पीस, होप, डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, ये सब हमारे फंडामेंटल, हमारे जो राइट्स हैं जिनके साथ कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर समझ लो हमारे लेट्स से आई कम इन अ लोअर कास्ट कैटेगरी एंड यू आर अब्यूजिंग मी बिकॉज ऑफ दैट, सो आप पे केस बन जाएगा। आप अगर मेरे कास्ट के ऊपर कुछ भी बोलते हैं तो आई कैन एक्चुअली फाइल अ केस अगेंस्ट यू। ठीक है। फिर आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। जैसे एजुकेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इनसे कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उनके ऊपर केस बन जाएगा, उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे सबके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं एंड देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। Colonial rule has created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists. ठीक है। तो colonial rule मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स का जो रूल था had created a certain suspicion in the state in the minds of the nationalists. ठीक है। They wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो भाई आज की तारीख में ब्रिटिशर्स हमको छोड़कर चले गए। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे राइट्स का उल्लंघन किया, हमसे उल्टे सीधे काम करवाए, हमारे ऊपर अत्याचार किया। हमारे राइट्स का मतलब कोई भी तारतम्य नहीं था। आवर राइट्स वेर स्ट्रिक्टली वायलेटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए वो भी यही करे, जो आपका गवर्नमेंट आए वो भी यही करे। ऐसा हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। सो हाउ डू वी डील विद दिस? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। दे वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary absolute exercise of power by the state. इसको लिख लीजिए। आर्बिटरी मतलब, आर्बिटरी मतलब जो पावर्स है उसको मिसयूज करना। ठीक है, आर्बिटरी। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजंस। फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? आर्बिटरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट।
absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई स्टेट या कोई नेशन या कोई गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है और दूसरे इंडिविजुअल्स भी इसको वायलेट नहीं कर सकते. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स. तो स्टेट मतलब हमारा गवर्नमेंट हो गया. गवर्नमेंट भी हमारे फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ नहीं कर सकती है और दूसरा कोई इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता. ठीक है, ये गारंटी या ये जो आश्वासन है वो किसने दिया है हमें? द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओके. Moreover, various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group. अभी देखो बहुत जैसे समझो कि है ना, आप आप लोग समझ लो कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं और आपके 10 लोग हैं. ठीक है, आपके 10 लोग हैं, तो कोई दो लोग बाहर से आते हैं खेलने के लिए, दो लोग. ठीक है, ये दो लोग बाहर से आए हैं, तो हो सकता है आप इनके ऊपर चलो भगो ऐसे, ओवर नहीं देंगे तुमको या तुमको बैटिंग नहीं करने देंगे, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आप लोग ज्यादा हो और ये कम है. तो ऐसा इसलिए होता है कि मेजोरिटी जो है वो हमेशा माइनॉरिटी पे डोमिनेट करने की कोशिश करती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मेजोरिटी इज डोमिनेटिंग द माइनॉरिटी. ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है. वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप. अभी बहुत सारे हमारे कम्युनिटीज हैं जो बहुत बड़ी तादाद में नहीं है. कैथलिक्स हो गए, ठीक है, पारसीज हो गए, ठीक है, मोहम्मडन्स हो गए, एंड देयर आर मेनी अदर कम्युनिटीज एज वेल which are not huge in their number. So that their rights are not violated, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी भी गारंटी ली हुई है. ठीक है, माइनॉरिटीज का राइट. आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मार्जिनाइजेशन, ठीक है, जिसमें आप इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे. The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. तो minorities का right उल्लंघन ना हो under the majority, the Constitution also guarantees this. आज इनका जयंती है. ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड. ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दीज राइट्स. सारे सिटीजन जो हैं इस पोजीशन पे होने चाहिए कि अपने राइट्स को क्लेम करें. ठीक है, सारे सिटीजन. और आप राइट्स को क्लेम करेंगे तब जब आपको नॉलेज हो. बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने राइट्स का नॉलेज रखें. ठीक है, मैं बोलता हूं धर्म ग्रंथ बाद में पढ़ लेना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो. ठीक है, और आप सबको मतलब स्कूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दी जानी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द लॉज, एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ योर राइट्स व्हिच कैन नॉट बी वायलेटेड. ठीक है, ओके. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make the laws. तो ये बाइंडिंग है सब पे. ठीक है, इट्स अ बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज. ठीक है, that has got the power to make the laws. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, that has got the power to make the laws. The fundamental rights in the Indian Constitution include right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion. तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको लिख लीजिए भाई साहब. ठीक है, these are the fundamental rights of the Constitution of India.
राइट टू इक्वालिटी क्या होती है? हम लोग सब इक्वल हैं लॉ के आगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम सब अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे कुछ कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रेमेडी लाने की जरूरत है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो, जैसे जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, क्या उस टाइम पे इंटरनेट था? नहीं था। क्या उस टाइम पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम्स भी नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हाई डू वी नीड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो उस टाइम पे तो लॉ नहीं बने होंगे। साइबर क्राइम पे या साइबर बुलिंग पे या साइबर एक्सटॉर्शन पे लॉज नहीं बने होंगे। तो क्या अभी उनकी जरूरत है? जरूरत है। तो इसीलिए रेमेडीज, रेमेडीज मतलब कभी कभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ते। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी एक्सप्लॉयट हो रहा है उसके अगेंस्ट राइट। ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिक राइट्स। इनको फटाफट लिख लीजिए जरा। So these are basically rights, fundamental rights in the Indian Constitution. Fundamental rights in the Indian Constitution. Okay. All right. Right to equality. All persons are equal before the law. Okay. ये हो गया. This means that all persons should be equally protected by the law of the country. Okay. It also states that no citizen can be discriminated on the basis of their religion, caste, और जेंडर। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे प्लेग्राउंड हो गया, होटल्स हो गया, शॉप्स हो गए, इन सब में एक्सेस है। ये क्यों किया गया है? पहले ऐसे होता था, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, कि जो निग्रोज होते थे उनको होटल्स में अलाउ नहीं था। ठीक है, ओनली व्हाइट पीपल वेर अलाउड इन द होटल्स। हमारे गांव खेड़ों में भी अगर आपके गांव का कुआं है तो उस कुएं से दलित लोग पानी नहीं निकाल सकते, सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग ही उससे पानी निकाल सकते हैं। तो ऐसा जो है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब में इनका एक्सेस होना, ठीक है, दे हैव एन एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट द लेटर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी हम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले छुआछूत होता था बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप ऊंचे कास्ट के हैं और मैं नीचे, तो आप मेरे ऊपर छुआछूत करते थे। मतलब अगर मुझे पैसा देना हो तो ऐसे फेंक कर देते थे। ठीक है, अगर मुझे पानी देना हो तो भी आप ऐसे देते थे, अगर मुझे खाना देना हो तो भी आप फेंक कर देते थे। इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम अगर आप अभी भी कर रहे हैं, आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अगर छुआछूत आप अभी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, देन द पुलिस कैन गेट यू अरेस्टेड एंड देयर कैन बी अ केस फाइल्ड अगेंस्ट यू। ठीक है, ये हो सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप स्पीच और एक्सप्रेशन, गाली गलौज नहीं कर सकते, आप किसी को मानहानि नहीं कर सकते, बट यू हैव द राइट टू यू हैव द राइट टू वॉइस योर ओपिनियन। आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं ओपनली। ठीक है, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, जो लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपके पास राइट है टू फॉर्म एसोसिएशन। जैसे अगर आप देखोगे मार्केट में एक एसोसिएशन है ऑफ, मारवाड़ियों का एक एसोसिएशन है, गुजरातियों का एक एसोसिएशन है, तो ये एसोसिएशन बना सकते हैं आप। ठीक है, एसोसिएशन मतलब आपके कॉमन जो चीजें हैं वो सब लोग मिलकर उसको संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बहुत ज्यादा आपका अभी चल रहा है। ठीक है, आप किसी भी पार्ट में जाकर बस सकते हैं। मतलब समझ लो मैं बंगाली हूँ, आई, इट इज नॉट दैट आई हैव टू स्टे इन वेस्ट बंगाल ओनली, आई कैन रीलोकेट एंड एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन महाराष्ट्र एज वेल। ठीक है, इसका बहुत बार उल्लंघन आपने देखा होगा कि अच्छा तुम यहाँ के हो तो हम तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत इंसिडेंट्स आपको कॉमन लगा होगा। ठीक है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट किया किसी के अगेंस्ट में जो आपको अत्याचार कर रहा है क्योंकि आप मराठी नहीं है और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो दैट पर्सन, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है। दिस कैन बी डन। ठीक है, तेरे समझ में आ रहा है? ये ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट बंगाल सिर्फ बंगालीज का है या महाराष्ट्र सिर्फ मराठीज का है। एनी इंडियन कैन मूव इन फ्रीली एंड रीलोकेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दीज स्टेट्स। हाँ, इंडिया के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन पॉलिसीज है, तो इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी जाकर अपने आप को बचा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेट करे बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट लिंग्विस्टिक कल्चर, देन इट्स अ वायलेशन ऑफ दैट राइट। वो उस राइट का वायलेशन हो जाएगा, उस पर केस कर सकते हैं आप। ठीक है, यू कैन एक्चुअली फाइल अ केस।
आर वी क्लियर? ओके, द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन और कोई भी बिजनेस, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे लीगैलिटीज को कंप्लीट करते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं। यू कैन डू एनी प्रोफेशन, यू कैन बी एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस एज वेल, इलीगल नहीं होना चाहिए बस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। आपने अक्सर सुना रहेगा बच्चे गायब हो रहे हैं। क्या होता है इन बच्चों का? इन बच्चों को सेल कर दिया जाता है। दे आर सोल्ड एज चाइल्ड लेबरर्स, दे आर सोल्ड एज बेगर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको अपन बोलते हैं ट्रैफिकिंग। दिस इज नोन एज ट्रैफिकिंग। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती किसी से लेबर कराना। चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, ये सारे भाई साहब गलत है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजंस। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो भी उनका रिलीजन है उसको वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने चॉइस से। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस, linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। कि खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा खालसा कॉलेज, इट इज प्रोमोटिंग द पंजाबीज। ठीक है, पिल्लई कॉलेज, ये आपके साउथ इंडियंस को प्रमोट करता है। तो ऐसे आप माइनॉरिटीज को प्रमोट करने के लिए आप ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं जहां पे उनको प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउज सिटीजंस टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट स्टेट ने वायलेट किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, वन सेकेंड,